गुड मॉर्निंग क्लास 5। आज हम लोग सागर पाठ्य पुस्तक से जापान नामक कहानी को पढ़ेंगे। 16 तारीख जेठ यानी जून में लेखक यह सोचते हैं कि जब जहाज जापान के कीव बंदरगाह पर पहुंचेगा तो देख रहे हैं कि कई दिनों से वृष्टि रुकने का यानी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बीच बीच में जापान के छोटे छोटे द्वीप यानी आइलैंड आकाश की ओर सिर उठाकर समुद्री यात्रियों को इशारा कर रहे थे, लेकिन बारिश और कुहासे की वजह से सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। यानी कि जो लेखक हैं वह जापान घूमने गए थे। अब जिस दिन जहाज बंदरगाह यानी जापान पहुंच गया, बादल छट गए थे, सूर्य निकल आया था और जापानी अप्सराएं नौकाएं पाल उड़ाती हुई नृत्य करने लगी स्वागत में। जापान के शहर के रास्ते पे ही लेखक इस बात पे ध्यान देते हैं कि रास्ते में भीड़ तो थी, किंतु शोर एकदम भी नहीं था। लोग शोरगुल करना जानते ही नहीं थे। लोग कहते हैं कि जापानी बच्चे ठीक से रोना भी नहीं जानते। मैंने अभी तक एक भी बच्चे को रोते हुए नहीं देखा। एक बार उन्होंने देखा कि रास्ते में मोटर जाते समय कहीं बीच में ठेला गाड़ी आदि के कारण यदि कोई बाधा आ पड़ती यानी रास्ता जाम हो जाता है तो गाड़ी चलाने वाला यानी मोटर चालक चुपचाप से इंतजार करता है कि ठेला गाड़ी निकल जाए तब मैं आगे निकलूंगा। ना कोई गाड़ी देता है, ना कोई एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए होड़ मचाता है। रास्ते के बीच में जब कोई अचानक से कोई साइकिल मोटर से आकर टकराने लगे तो हमारे देश के साइकिल चालक अनावश्यक गाली दिए बिना नहीं रह सकते थे, किंतु यहाँ के मोटर चालकों की ऐसी स्थिति में जरा सी भी त्योरी नहीं बदलते यानी जरा सा भी गुस्सा नहीं करते। यहाँ के रहने वाले बंगालियों से सुना कि रास्ते में दो साइकिल आपस में या किसी गाड़ी से ही कोई साइकिल लड़ जाए और खून भी बहने लगे यानी रक्तपात भी हो जाए, तब भी दोनों पक्ष के लोग यानी साइकिल वाला और मोटर चालक कभी गाली गलौज नहीं करते और ना ही शोरगुल मचाकर झगड़ा करते हैं, बल्कि अपने कपड़े झाड़ते हैं, धूल भरे कपड़े को झाड़ते हैं और निकल जाते हैं अपने रास्ते की ओर। मेरे मन में आया यानी लेखक के मन में आया कि जापान की शक्ति का शायद यही मूल कारण है कि जापान के लोग शोरगुल और झगड़ा फसाद करने में अपने समय को व्यतीत नहीं करते और ना ही अपनी शक्ति को व्यर्थ करते हैं। प्रण शक्ति का व्यर्थ अपव्यय न होने से यह बची रहती है। इसी का प्रयोजन पड़ने पर, लेकिन प्रण शक्ति मतलब होता है कि हमारी अंदर की शक्ति, ज्यादा झगड़ा शोरगुल करेंगे तो हमारे अंदर की शक्ति कम होती जाती है, लेकिन जापानी लोग ऐसा नहीं करते हैं, इसीलिए उनके मन में प्रण शक्ति की कभी कमी नहीं होती है। शोक में, दुख में, आघात में, उत्तेजना में ये लोग अपने संयत यानी अपने संयम को बनाए रखना जानते हैं। ये लोग अपने प्रकाश को अत्यंत संकुचित करके रखना जानते हैं। यह इनकी कविता में भी दिखाई पड़ता है। 3 पंक्तियों का काव्य संसार में और कहीं नहीं है। ये 3 पंक्तियां ही इनके कवि और पाठक दोनों के लिए यथेष्ट। यानी कि जापानी लोग अपने प्रकाश यानी अपने जो कला है, जो खूबी है, उससे हमेशा किसी को दिखावा नहीं करते, वो किसी को दिखाते नहीं है बल्कि उसे प्रकट करते हैं। एक 3 लाइन की कविता में ही पूरा ही संसार समा गया है और इस 3 लाइन की कविता को छोड़ के और कुछ कवि के लिए और पाठक यानी पढ़ने वालों के लिए और कुछ जरूरत नहीं है। इसलिए यहाँ आकर अब तक रास्ते में मैंने किसी को गाने गाते मैंने नहीं सुना। इनका हृदय झरने जैसा शब्द नहीं करता यानी कि झरना जैसे गिरता है तो आवाज करता है, तो यहाँ के लोग का हृदय झरने जैसा नहीं है बल्कि सरोवर यानी कि नदी के जल जैसा है जो कि शांति से बहता रहता है। कल 2 जापानी लड़कियां मेरे पास आई थी। मुझे इस देश के फूल सजाने की कला को सिखा के गई। इसमें कितना आयोजन, कितनी चिंता और कितनी निपुणता है इसका ठिकाना नहीं। सजाते वक्त हर पत्ता, हर एक डाली के फूल पर ध्यान रखा जाता है, यानी कि वह फूल सजाते वक्त भी बहुत ध्यान रखते हैं कि कौन सा फूल, कौन सा पत्ता कहाँ होना चाहिए। लेखक ने किसी पुस्तक में पढ़ा था कि प्राचीन काल में जो विख्यात योद्धा थे वे अवकाश के समय फूल सजाने की इसी कला की आलोचना भी किया करते थे। धारणा यह थी कि उनकी रण दक्षता और वीरता की उन्नति होती है।
यहाँ यह बात समझ में आती है कि जापान अपने सौंदर्य बोध की इस अनुभूति को शौकीन नहीं मानते, बल्कि मानते हैं कि इससे मनुष्य की शक्ति बढ़ती है। अब कैसे शक्ति बढ़ती है कि हम जितनी चिंता भावना करेंगे, जितना भीतर तक जाके सजावट को देखेंगे कि यह फूल पत्ता कौन सा कहाँ पे लगेगा, इससे हमारी चिंता भावना बढ़ती है, हमारे दिमाग का विकास होता है। और इस दिमाग का विकास वह अपने रण क्षेत्र यानी युद्ध के मैदान में इसका उपयोग करते थे। और जापानी घरों में घर में जो भी सामान होते हैं इसके नाम पे बहुत कुछ नहीं होता, बहुत जरा सा ही होता है। संपूर्ण घर बहुत ही खाली खाली होता है, कहीं कहीं पर सिर्फ एक चित्र या कोई एक पात्र पड़ा है। और सारी वस्तुओं को वह कभी भी सटा के नहीं रखते हैं, वो इसका अपमान समझते हैं। वह सारी वस्तुओं को दूर दूर रखते हैं ताकि एक दूसरे को देखने में भद्दी ना लगे। वह सारी वस्तुओं को दूर दूर सजाते हैं तथा ज्यादा घर उनका सामानों से भरा नहीं होता है। वह समझते हैं कि थोड़ी सी वस्तु को ही हम समझकर उसकी सुंदरता को देख सकते हैं। अन्य देशों में बुढ़ी और रसिक जनों में एक रूप और रसबोध देखने आता है, किंतु इस देश की समस्त जाति में यह बोध नस नस में समाया हुआ है। यूरोप में सार्वजनिक शिक्षा है, सार्वजनिक सैनिक शिक्षा की भी चर्चा अनेक स्थानों में प्रचलित है, किंतु यहाँ जैसा सार्वजनिक रसबोध संसार में और कहीं नहीं है। यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं कि संसार के सभी भागों में बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि ज्ञानी होते हैं, लेकिन जापान में उन्होंने देखा कि सारे लोग ज्ञानी हैं। सबकी अपनी अपनी चिंतन, सबकी अपनी अपनी भावना है, सब एक दूसरे से अच्छे से व्यवहार करते हैं और सबकी चिंतन भावना एक दूसरे से मिलती है। सबकी सोच में ज्ञान का प्रकाश होता है। इससे ये लोग क्या विलासी हो गए, अकर्मण्य बन गए, जीवन की कठिन समस्याओं को हल करने में क्या उदासीन या असक्षम बन गए। बात बिल्कुल उल्टी है। इन्होंने सौंदर्य साधना से ही मिताचार सीखा है और इसी सौंदर्य साधना से बल, वीर्य और कर्म नैपुण्य लाभ किया है। यहाँ पे वह बोल रहे हैं कि फूलों को सजाना, घर को सजाना, वह इन सब चीजों का इतना ध्यान रखते हैं। इसका मतलब यह तो नहीं है कि वो विलासी होगा यानी इन्हीं सब चीजों में रहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह इन्हीं सब चीजों से अपनी समस्याओं को हल करते हैं। इसी सौंदर्य साधना, इसी सजाने की कला से उन्होंने अच्छा व्यवहार, मिताचार यानी अच्छा व्यवहार सीखा है और इसी साधना से उन्होंने अपने बल, वीर्य यानी कि अपने अंदर की शक्ति तथा अपने काम में कितना हम सुधार ला सके और अपने काम में कितने निपुण बन सके, इसका लाभ उन्होंने अपनी इसी कला से सीखा है। अब आप लोग अपने पाठ्य पुस्तक से शब्दार्थ लिखेंगे, मौखिक अभ्यास करेंगे, सही विकल्प चुनकर सही का चिन्ह लगाएंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे और 2 लिखित प्रश्न है जिनमें है जापानी घरों की साज सज्जा किस प्रकार होती है और जापानी लोग किस प्रकार अपने को संयत रखते हैं। थैंक यू बच्चों। अब आप लोग मुझे अपना होमवर्क अगले दिन दोपहर 1:40 के अंदर नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे सेंड करेंगे।